हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेम बुक का यूनिट 3 थियोरेटिकल अप्रोचेस टू काउंसलिंग। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिए हैं। अब हम इस चैप्टर पे आते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी चैप्टर है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे। और जो ये वाला चैप्टर है ये 1.5 पन्ने का भी नहीं है, तो टेंशन मत लेना। अगर तुमने ये कर लिया तो इसका मतलब तुम्हारी एक बुक हो गई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये लेंदी इसलिए क्योंकि इसमें जो भी अप्रोच और थ्योरीज वगैरह हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं और आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सी आ जाएगी। और अगर आप पहले के पेपर उठा के देखो तो उसमें मोस्टली इनमें से एक ना एक थ्योरी हमेशा आ ही रखी है। ठीक है, जैसे बिहेवियरल अप्रोच है, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है, साल्ट अप्रोच है, पर्सन सेंटर्ड, ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो हमें सारी करनी पड़ेंगी। तो इसका बेसिक क्या है कि आपको बस इसमें याद रखना है कि इसने बोला गया था। ठीक है, जैसे जो बिहेवियर अप्रोच होगा वो जो बिहेवियर हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको कैसे सुधार सकते हैं उस पर बेस्ड है। जो रियलिटी थेरेपी है वो ये है कि जो इंसान अभी जो उसके साथ हो रहा है वो उस पर फोकस करे और जो पास्ट में उसके हो चुका है उससे वो कैसे उबर सकता है उस पर फोकस करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन 3 में थियोरेटिकल अप्रोचेस टू काउंसलिंग की। सबसे पहले इसमें जो थ्योरी है वो है साइको एनालिटिक एंड एडरलेनियन अप्रोच। साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या होती है इसमें हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, साइको एनालिटिकल अप्रोच सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी 1900 में और वो एनालाइज करता है रूट कॉज ऑफ द बिहेवियर एंड फीलिंग्स बाय एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड्स रिलेशन टू इट। इसका मतलब ये है जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने 1900 में थ्योरी निकाली थी जो बिहेवियर होता है उसके पीछे किस वजह से बिहेवियर जो भी आप एक्ट करते हो किस वजह से करते हो। तो उन्होंने ये बोला था कि इसके पीछे अनकॉन्शियस माइंड होता है या सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया था। तो उन्होंने ये बोला था कि जो अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो पर्सनैलिटी होती है उसमें 3 तरह के ये होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। और इसमें हमारी दो इंस्टिंक्ट, किसी ने गाड़ी अड़ा दी। 2 इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स होती हैं, पहला होता है एरोस और दूसरा होता है थेनोस। थेनोस आपने मूवीज में देखा हुआ है। एरोस का मतलब होता है जो भी हमारी सेक्स ड्राइव्स और लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती हैं और थेनोस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। ठीक है, और हमारा जो कॉन्शियस पार्ट होता है उन्होंने ये कहा था कि जो कॉन्शियस पार्ट होता है जिसको वो ईगो कहते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्लैश करता रहता है अनकॉन्शियस पार्ट से जो एड और सुपर ईगो होता है। काफ़ी गंदा खींचा था। ठीक है, अनकॉन्शियस पार्ट से जो इड और सुपर ईगो होते हैं। ठीक है, ये इनका आपस में क्लैश चलता रहता है। और जो ह्यूमन का बीइंग का जो नेचर है वो डायनामिक है, मतलब कि चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उन्होंने मॉडल्स दिए थे। तो सबसे पहले ये हम मॉडल की बात करते हैं जो डायनामिक या स्ट्रक्चरल मॉडल कहते हैं इसको, इड, ईगो, सुपर ईगो वाला। जो इड होता है उसके अंदर हमारे सारे जो नीड्स वगैरह होती हैं, डिज़ायर्स वगैरह होते हैं, हमारी इम्पल्स वगैरह होती है। जैसे अभी किसी को आपको कभी छितर मारने का मन करता है पर आप नहीं मार पाते हो, ये सब आपका इड के अंदर है। और जो आपकी ईगो है ये मोस्टली जो हमारा रियलिटी और लॉजिक है उस पर रिलेटेड होती है। और जो ये सुपर ईगो होती है ये हमारा सबकॉन्शियस वाला पार्ट होती है। ठीक है, जिसको आप कभी भी जो आपके पीछे जो चल रहा है उसको आप आगे लेके लाके यूज़ करना चाहो तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, देखो ये था मॉडल, टोपोग्राफिक मॉडल। एक्चुअली सेम चीज़ है, जैसे ये देखो यहाँ पे तुमको समझ आ जाएगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। जो आपका कॉन्शियस है वो आप उसको उन्होंने ईगो बोला था, सबकॉन्शियस को उन्होंने सुपर ईगो बोला था और अनकॉन्शियस को उन्होंने इड बोला था। इस तरह से याद रखो। ये मान लो तुम्हारा पानी है, ब्लू कलर, और ये तुम्हारा वो है आइस, क्या कहते हैं उसको, जो जिससे टाइटैनिक फूटा था। ठीक है, कॉन्शियस तुम्हारा इतना पार्ट है ऊपर का और इसके नीचे आपका जो 90% पार्ट है ये आपका सुपर ईगो और इड है। जो हमारी सुपर ईगो होती है वो 10 to 15% होती है और जो हमारा इड होता है वो 75 to 18% होता है, 80%। मतलब आपका ये 80% भाग आपका अनकॉन्शियस होता है दिमाग का, 15% है, 10 से 15% आपका सबकॉन्शियस होता है और सिर्फ जो आपका 10% ईगो है वो आपका कॉन्शियस होता है। ठीक है, और यही एक तरह से दिमाग है कि यही आपको जो बाहर आपकी जो रियलिटी है वो है, बाकी सारा आपका अंदर रहता है। ठीक है, जो हमारा कॉन्शियस स्टेट है जिस टाइम पे आप अभी सोच रहे हो ये आपका कॉन्शियस स्टेट है। ठीक है, इसको आप ईगो कहते हो।
जो फॉर एग्जांपल जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरा कॉन्शियस स्टेट है। सब कॉन्शियस होती है आपकी सुपर ईगो, जो आपकी स्टोर्ड मेमोरी होती है, जिसको आप बाद में कंसिडरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ भी याद कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनकॉन्शियस, जो आपका इड होता है और जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता, जो कि हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स या आइडियाज़ या डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, ये सब। अब बात करते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की। तो जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बेसिकली हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उसके बारे में होता है, जो हमें हेल्प करता है कि अगर हमें कोई जो हमारे साथ में हो रहा है, कुछ जो रियलिटी में हो रहा है, अगर हम उसको डिनाई करना चाहते हैं, डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारा मैकेनिज्म होता है, ये उसको डिफेंड करने में हमारी हेल्प करता है। और अगर हमें जैसे कोई भी प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, उससे हमको एनजाइटी हो रही है, तो ये हमको हेल्प करता है हम उससे कोप करें, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 9 तरह के ये होते हैं, जिस तरह से हम मैकेनिज्म्स जिससे हमको हेल्प मिलती है। तो सबसे पहला होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है कोई भी आपका जो आइडियाज़ और डिज़ायर्स है, आप उनको विड्रॉ कर देते हो, मतलब हटाई देते हो कि छोड़ना है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं सोच ही नहीं रहा, भाड़ में जाए, ठीक है। सेकंड होता है रिएक्शन फॉर्मुलेशन। अगर कोई भी आपको आइडिया या आपका डिज़ायर अफेक्ट कर रहा है, तो आप उसको थोड़ा फिक्स करने की कोशिश करते हो कि नहीं यार, मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरे को ऐसे काम करना चाहिए। थर्ड होता है प्रोजेक्शन। अनवांटेड फीलिंग्स आर डिस्प्लेस्ड ऑन टू अनदर फीलिंग्स। अगर आपको लगता है कि अरे यार उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए, पर चलो मैगी के बारे में सोचते हैं, मैगी बनाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों से आपको सोच के अच्छा लगता है, तो आप उस तरफ को चले जाते हो। फोर्थ इज रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है वापसी। अगर आपको जो भी आपके थॉट्स हैं वो आपको बार बार आने पे लगे हुए हैं, तो कभी कभी जो लोग होते हैं उनको स्ट्रेटजीज़ को कोप अप करना ही बंद कर देते हैं। उनका ये होता है कि हाँ, अगर आ रहा है तो आ ही जाए, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया इसके, मतलब स्ट्रेटजीज़ लगा लगा के, तो जो हो रहा है होने दो। फिफ्थ होता है सब्लिमेशन। ये हमको कभी कभी हेल्प करता है, allows us to act out unacceptable impulses by converting these behaviors into a more acceptable forms। अच्छा, सब्लिमेशन मतलब एक तरह से घुल जाना। अगर आपको वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो आप उसको थोड़ा जैसे कि आप उसको लव ना बोल के लाइक बोल दो उस फीलिंग को, तो ऐसे आपका काम चल जाता है, ठीक है। सिक्स्थ इज डिनायल। डिनायल का मतलब है कि जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें अगर लोग नहीं कर पा रहे रियलिटी को फेस, तो आप उसको उससे मुँह ही मोड़ लेते हो। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। एक सेफ और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन बट थ्रेटनिंग कॉज ऑफ बिहेवियर। रैशनलाइजेशन का मतलब हुआ कि अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो आप उसका कोई भी रैशनल, अगर आप अपने से सोच, रैशनल मतलब कि प्रैक्टिकल, आप अगर उसको आंसर कर पाते हो, तो आपको ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा मैं क्योंकि ये मेरा लॉजिकल रीज़न है, तो इस तरह से आप उसको कोप करने की कोशिश करते हो। फिर नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। टेकिंग आउट फ्रस्ट्रेशन फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस ऑन पीपल लेस थ्रेटनिंग। वही जो आपकी फ्रस्ट्रेशन वगैरह है उसको आप किसी और पे निकाल दोगे तो वैसे भी बढ़ जाएगी। इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अवॉइडिंग टू थिंक अबाउट स्ट्रेसफुल इमोशनल एक्सपेक्ट ऑफ सिचुएशन। थोड़ा दिमाग वाला काम, कि उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, मतलब दिमाग से काम लेना है। अब जैसे अगर आप रोड पे पड़े हुए हो, एक्सीडेंट हो गया आपका, अगर या तो आप उसके बारे में फुट फुट के रो सकते हो, या फिर आप ये सोच सकते हो कि चलो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, या फिर आप ये सोच सकते हो कि जब तक मुझे उठाएगा नहीं तब तक मैं कैसे आऊँ, या फिर आप ये सोचते हो कि जो हो गया सो हो गया, मुझे खुद ही उठ के स्कूटी लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। इनको याद करने के लिए आप ये कर लो, डिप्स और आर, डी 2 बार, आर 4 बार। अगर इसमें 4 5 भी याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब अगर तुम 4 आर ही याद करके चले जाओगे, इन्हीं को एक्सप्लेन करके आ जाओगे, तो हो जाएगा आपका काम। इसमें काउंसलर का रोल क्या होता है? एज एन एक्सपर्ट टू एंकरेज टू टॉक अबाउट एनीथिंग जो भी आपके चाइल्डहुड का रिलेटेड है, क्योंकि जो चाइल्डहुड होता है उसका ही आपका मोस्टली जो अनकॉन्शियस पार्ट है वो बन रखा होगा, अगर आपकी मतलब एज अच्छी खासी होगी, और उन्हीं उसी टाइम का आपका जो भी पास एक्सपीरियंस होंगे जिसकी वजह से आप दुखी होगे उससे रिलेटेड होगा। और उसके बाद है क्लाइंट में ले डाउन टू फील गुड, और क्लाइंट गेन इनसाइट रिवील पास एक्सपीरियंस। मतलब आपका एज अ काउंसलर यही रोल होगा कि आप क्लाइंट को बेहतर फील कराओ, और स्टार्टिंग के फेस टू फेस इंटरेक्शंस के बाद में एक एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे जो क्लाइंट है वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद आप उसको बोल भी सकते हो कि आपको जैसे बैठना है बैठो, आराम से लेटना है लेटो, और उसके बाद अगर आपको अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप आराम से उनको सोच के मेरे साथ शेयर करने की कोशिश करो, और इसी के थ्रू आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्लाइंट के लिए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके गोल्स क्या होते हैं। गोल होता है टू हेल्प द क्लाइंट टू बिकम मोर अवेयर ऑफ द अनकॉन्शियस एक्सपेक्ट,
रिप्रेस्ड मेमोरीज एंड पेनफुल विशेस। गोल देखो बेसिकली जो भी इसका हेडिंग का नाम था साइको एनालिटिकल अप्रोच। साइको एनालिटिकल आपका दिमाग से रिलेटेड है, और जैसे ही अगर आप कहीं पे साइको एनालिटिकल अप्रोच देखो तो समझ जाओ कि सिगमंड फ्रॉइड की बात हुई है। और उन्होंने किसकी बात करी थी? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और यही सुपर ईगोइड वगैरह की। तो समझ जाना कि इस थ्योरी में आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो भी हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में, अनकॉन्शियस माइंड में बातें होती हैं उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है, उसको काउंसलर सही करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सारा आपका जो व्यू है ना, सार वगैरह इसका थ्योरी का, वो यही होगा कि जो हमारे अनकॉन्शियस में भसड़ हो रखी होती है उसको काउंसलर कैसे ठीक करेगा और क्लाइंट की आप कैसे मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प द क्लाइंट वर्क थ्रू अ डेवलपमेंटल स्टेज। भाई उसके लिए स्टेज बनाओ जिसमें आप प्लान वगैरह करोगे, गोल सेट करोगे, हेल्पिंग क्लाइंट कोप अप विद द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, और उसको हेल्प करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्निक्स के क्या हैं? सबसे कितनी टेक्निक्स है? 1 2 3 4 FDAI तो कुछ भी नहीं बना, कोई बात नहीं। पहला है फ्री एसोसिएशन। इसका मतलब है कि पहले का बताने दो और प्रेजेंट से कनेक्ट करो। जो भी पहले का बताने दो से मतलब है जो भी आपका अनकॉन्शियस पार्ट है क्लाइंट का दिमाग में, उसको बताने दो। और कि फिर आप लास्ट में कनेक्ट कर सकते हो कि भाई क्योंकि अभी तेरे साथ इसलिए ये हो रहा है क्योंकि पास में तेरे साथ ये हुआ था और उसका इम्पैक्ट तेरे पे अभी तक पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस के 2 टाइप होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिपोर्ट ड्रीम ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, क्योंकि जो ड्रीम होते हैं, ड्रीम भी कभी कभी इफेक्ट डालते हैं जो आप सोच रहे हो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। तो इसके 2 तरह के एक्सपेक्ट होते हैं, मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट का मतलब है जो ऑब्वियस है, जो इसका मतलब है कि जो आपके ड्रीम का मीनिंग है, और लेटेंट का मतलब है जो आपके ड्रीम्स का छुपा हुआ मीनिंग है। ठीक है, तो इस तरह से भी जैसे ये कहते हैं कि अगर आपको ये सपना आता है कि आपका दांत टूट गया है तो उसका मतलब कि आप कुछ चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ से, या फिर कुछ अलग होने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, गूगल कर लेना, क्लियर नहीं पता मुझे पर ऐसे ही कुछ है। थर्ड इज एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू अ काउंसलर एज इफ ही वॉज बाप या माँ। आराम से बक सकता है कि कुछ भी। ओहो, ये क्या लिखा है? ओके, समझ आ गया। एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस का मतलब ये है कि जो काउंसलर है वो एज अ काउंसलर ना होके जो क्लाइंट का पापा मामा चाचा भैया ताया बन के बात कर सकता है उससे, ताकि जिससे भी क्लाइंट सबसे ज़्यादा क्लोज है, ताकि जो क्लाइंट है उसको, जैसे वो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में उसमें लास्ट में जब वो खड़ा होता है उसके आगे तो उसको वो पोपलू बोल देता है कि क्योंकि पोपलू उसका फ्रेंड होता है तो उससे वो ज़्यादा अच्छे से बात कर पाता है। तो इसीलिए वो जो आलिया भट्ट का बाप बना होता है उसको वो पता नहीं सिंह साहब शायद बोलता है, तो उसको वो नहीं बोलता, उसको पोपलू बोलता है, ताकि वो अपनी फीलिंग्स अच्छे से समझा पाए। समझ गए ना तुम भी? तो फोर्थ इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो भी काउंसलर है वो आप क्लाइंट को सब समझाओगे कि भाई जो भी तू तेरे साथ ये हो रहा है सबका ये कनेक्शन है तेरे पास से। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स हैं। एक आपकी हो गई साइको एनालिटिकल। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इज द फिनोमेनोलॉजिकल एडलरिन अप्रोच। काफ़ी बेकार नाम है, एल्फ्रेड एडलर। ठीक है, जो इस थ्योरी का बेसिस है ना, देखो जो इससे पहले वाली थ्योरी थी इसका बेसिस ये था कि जो भी हमारे प्रेजेंट पे हो रहा है उसका इफेक्ट इट इज़ ऑल ड्यू टू पास्ट। जबकि इन्होंने ये बोला था कि जो भी हमारा प्रेजेंट में हो रहा है वो पास्ट की वजह से नहीं हो रहा है, बट इट इज़ अवर प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज इवेंट्स। ठीक है, जो भी अभी हमारे हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम जो प्रेजेंट में उसको इंटरप्रिटेशन ही वैसी लगा रहे हैं। समझे? इन्होंने ये बोला था, ये जो मैंने बता दिया, व्हेन वी हैव अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल गोल्स दिस कैन लीड टू सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स एंड डिस्करेजमेंट विच में फॉस्टर न्यूरोसिस, साइकोसिस, सब्सटेंस अब्यूज, क्रिमिनल बिहेवियर और सुसाइड। अगर हमारे पास गोल्स ही नहीं है, वही एक्चुअली मोस्टली 20 ईयर्स के हो उसके बाद में आपको लगता है कॉलेज के बाद बस भाई लाइफ सेट है, जॉब करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। मोस्टली 25 26 27 28 29 30 तक जो यूथ है मोस्टली वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो इस केस में आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके बिहेवियर्स को मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाए या फिर आप इन सब चीज़ों में पड़ जाओ। ठीक है, अब इसमें ह्यूमन नेचर का व्यू क्या है? वही जो मैंने पहले बोला था कि वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस नहीं होते जो क्रूशियल होते हैं, बट इट इज़ अवर प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इवेंट्स। उन्होंने ये कहा कि जो पीपल हैं वो प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय सोशल इंटरेस्ट। प्राइमरी मोटिवेटेड बाय सोशल इंटरेस्ट।
जो लोग हैं जो अब जैसे कि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आता टाइट कपड़े पहन के बाहर घूमने में, वो भी इतनी गर्मी में, बट स्टिल क्योंकि स्टाइल मारना है इसलिए सारे के सारे अनकंफर्टेबल कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं मोस्टली। बट सबसे मस्त मज़ा शॉर्ट्स और ढीली टी शर्ट पहनने में आता है, समझ रहे हो। उसके बाद है हैप्पीनेस एंड सक्सेस आर लार्जली कनेक्टेड विद सोशल कनेक्टेडनेस। ऑफ कोर्स पीपल स्ट्राइव टू बी सक्सेसफुल, बिल्कुल। ईच पर्सन स्ट्राइव्स टू for growth and has a need for wholeness. If this need is fulfilled, the person develops a superiority complex. Otherwise, the person can develop inferiority complex. ये एरिक्सन की अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, उसने भी सेम बकवास करी है। फोकस इज ऑन बर्थ एंड ऑर्डर ऑफ सिबलिंग्स रिलेशनशिप्स। अच्छा, एक्सप्लेन 5 साइकोलॉजिकल पोजिशंस। उन्होंने 5 साइकोलॉजिकल पोजीशंस बताई कि जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है कभी कभी हमारे जो एक क्लाइंट है उसके साथ में। अगर जो आपका ओल्डेस्ट चाइल्ड है वो सबसे ज़्यादा अटेंशन पाता है, ऑफन अपोजिट टू फर्स्ट चाइल्ड। और जो सेकंड बच्चा है, सेकंड ऑफ ओनली टू बिहेव्स एज इफ इन अ रेस, ऑफन अपोजिट टू फर्स्ट चाइल्ड। Middle often feels squeezed out. Youngest is being considered as the baby. Only child learns to deal with adults not able to share or cooperate with other children. वैसे इन्होंने थ्योरी बना तो दी है पर मैं इससे एग्री कर नहीं रही हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा होता नहीं है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब पेरेंट्स आप पेरेंटिंग कैसी कर रहे हैं, और पेरेंट्स के साथ में दादी दादा का भी बहुत रोल प्ले करता है, फिर जॉइंट और वैसी फैमिली का भी बहुत रोल प्ले करता है। तो अगर आपको लिखना हो तो आप लिख के आ जाना, वरना बेकार लगा मुझे ये। नेक्स्ट इज रोल ऑफ काउंसलर। इसमें रोल ऑफ काउंसलर होगा एज अ डायग्नोस्टिशियन, टीचर, मॉडल्स इन इक्विलिटेरियन रिलेशनशिप्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे उसी की बात है कि आपके प्रेजेंट में जो हो रहा है आपको उसके साथ में तालमेल बिठा के रखना है, इसीलिए रिलेशनशिप्स। ट्राई टू असेस वाई क्लाइंट्स आर ओरिएंटेड टू अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग। ये सोचने की कोशिश करो जो क्लाइंट है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों सोच रहा है उसके प्रेजेंट में, ऑफ कोर्स। और गैदर इन्फो अबाउट फैमिली एंड मेम्बर्स, और द काउंसलर देन शेयर्स द इंटीग्रेशन, इम्प्रेशन, ओपिनियंस एंड फीलिंग्स विद द क्लाइंट। एक बार जब काउंसलर को खुद सब समझ में आ जाए तो उसके बाद वो क्लाइंट को समझा सकता है। क्लाइंट इज एनकरेज टू एग्जामिन एंड चेंज अ फैमिली लाइफस्टाइल बाय डेवलपिंग सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, समझ गए रोल ऑफ काउंसलर क्या है। रोल ऑफ काउंसलर हमेशा यही रहेगा कि आपको क्लाइंट को समझना है, उसको कंफर्टेबल करना है। उसके अगर कोई थ्योरी के बारे थ्योरी में ये बोल रहा है कि पास्ट से रिलेटेड है तो उसके पहले पीछे को समझना है, और अगर वो कोई बोल रहा है कि प्रेजेंट से इन्फ्लुएंस्ड है तो उसके प्रेजेंट को समझना है। जो आपका गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हेल्पिंग पीपल डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल। ये भी अपना सारे के सारे सेम हर जगह पे पेल के आ सकते, मतलब मैंने देख लिए मोस्टली सेम ही है। एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना होता है, उसको कम्युनिकेट बेटर कर पाए, वो रिलेशनशिप फॉर्म कर पाए, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव कर पाए, ये सब। ठीक है, डेवलप सोशल इंटरेस्ट। 4 मेजर गोल्स ऑफ थेरेपेटिक प्रोसेस आर एस्टेब्लिशमेंट and maintenance of an egalitarian counseling relationship, analysis of client's lifestyle, interpretation of client's lifestyle, reorientation and re-education of the client with accompanying behavioral change। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बेकार है, वो सस्ते वो जो पहले बताए थे वही लिख लेना। टेक्निक्स आपकी हैं confrontation, asking the question, acting as if, task setting, catching on self, encouragement, push button। CAEATCP, इसको कटप्पा से याद कर सकते हो। CCATEPA, प्योर स्पेलिंग नहीं है पर काटी अप्पा तो बन ही सकता है ना। ठीक है, कि टेक्निक से जिससे आप हेल्प कर सकते हो बिहेवियर चेंज करने का जो क्लाइंट का है। मतलब कि जो भी आपकी सारी कन्फ्रंट करा लो उसको, या फिर उसे क्वेश्चन पूछ लो, या फिर ऐसे एक्ट कर लो कि अगर ये नहीं होता तो ये होता, तो आपका बिहेवियर में कैसा होता। टास्क सेटिंग कर लो शॉर्ट टर्म रेंज से, जिसमें आप गोल सेट करोगे धीरे धीरे। कैचिंग वन सेल्फ, क्लाइंट लर्न्स टू बिकम अवेयर ऑफ द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और थॉट्स, जो भी उसके थॉट्स वगैरह हैं उसको समझाने की कोशिश करो कि भाई तेरे से ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, और एंकरेज करो उसको। पुश बटन का मतलब है कि उनको रियलाइज़ करने दो कि उनके पास चॉइस है कि किस स्टिमुलर मतलब बिहेवियर की वजह से उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये सब था इसमें, और ख़त्म। नेक्स्ट इज पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। ये अप्रोच कार्ल रॉजर्स ने दी थी 1940s में, और
ये इस बिलीफ पे बेस्ड है, मतलब इस जो अप्रोच है उसका सार ये है कि उनके हिसाब से जो क्लाइंट है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही जो अपना प्रेजेंट है उसको इस्टेब्लिश करता है, और जो लोग होते हैं वो रैशनल, फॉरवर्ड मूविंग, रियलिस्टिक बीइंग्स होते हैं, और वो जो एसेंशियली वो अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बट जो सोसाइटी होती है उसमें आके उनका थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है। ठीक है, मतलब पर्सन सेंटर्ड से तुम समझ जाओ कि जो क्लाइंट है ही इज़ फुली कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग देयर ओन पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। मतलब उन्हें बस एज ए काउंसलर उनको बताना होता है कि आप कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हो, अदरवाइज उनके पास उतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो खुद समझ पाए। एज इन्फेंट्स वी आर बॉर्न विद इट, बट विद एक्सपीरियंस वी मे लूज अवर कनेक्शन विद इट। उनके साथ जो लोग होते हैं एसेंशियली गुड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फॉरवर्ड गोइंग होते हैं, कंस्ट्रक्टिव, रियलिस्टिक, ट्रस्टवर्दी होते हैं। बट धीरे धीरे जैसे हम सोसाइटी में ढलते जाते हैं तब वैसे वैसे हमारी जो बत्ती है वो गुल होती जाती है। ठीक है, उनके हिसाब से देर इज़ नो सच थिंग एज मेंटल इलनेस, इट्स जस्ट वी समटाइम्स गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर सेल्फ पोटेंशियल। दिस अप्रोच इज़ ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, क्योंकि कार्ल रॉजर्स बिलीव करते हैं कि जो इंसान है उसके पास अब खुद पहले से है, बस हम सोसाइटी में आके इधर उधर ध्यान लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपना जो बेसिक गोल है उसको भूल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ द पर्सनस परसेप्शन ऑफ रियलिटी रैदर देन एन इवेंट इटसेल्फ। इसका मतलब है कि जो भी अभी हो रहा है ऊपर नीचे अगर कुछ हो जाता है उससे इन्फ्लुएंस होने के बजाय जो आपका बेसिक गोल है उससे आप हटो मत। हिज आइडिया आर ऑफन रेफर्ड एज सेल्फ थ्योरी। द सेल्फ इज एन आउट ग्रोथ ऑफ वट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस, एंड एन अवेयरनेस ऑफ सेल्फ हेल्प्स अ पर्सन डिफरेंशिएट हिम और हर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। ठीक है, रोल ऑफ काउंसलर क्या होगा इसमें? क्लाइमेट फ्री एंड एक्सप्लोरेबल, ओपन, ट्रस्ट, हेल्प क्लाइंट्स टू बेटर अप्रिशिएट हु दे आर एंड व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ अकम्प्लिशिंग। इसमें बेसिकली ये है कि जो थ्योरी में आपके पास अगर कोई क्लाइंट आएगा तो वो ये आएगा कि जो वो होता है ना, अपने पाथ से अगर कोई भटक गया है तो वो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में एग्जांपल होगा। उसको पता होगा कि उसकी मान लो कोई एक पेंटर है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था बट वो किसी कंपटीशन में जीत नहीं पाया, या फिर किसी ने उसकी पेंटिंग को क्रिटिसाइज़ कर दिया। तो उसके बाद अब बंदे में कैपेसिटी है और अब मतलब उसके पास टैलेंट भी है, लेकिन जस्ट बिकॉज किसी ने उसको क्रिटिसाइज़ करा तो उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो दोबारा से पेंटिंग का एक स्ट्रोक अपनी पेंट करे। तो अगर वो आपके पास आएगा तो एज अ काउंसलर आपको उसको यही बताना होगा कि भाई तेरे में गलती नहीं है, गलती समाज में है, तू तो बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा था और किसी एक के नेगेटिव कमेंट से आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया होता है। क्या पता उसको अच्छा ना लगाओ बट किसी और को लगाओ, और मैटर ये करता ही नहीं है कि अगले को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैटर ये करता है कि आपको अपना काम अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपना 100% दे रहे हो तो सेक्सी है, नहीं लग रहा तो भाई फिर तुमको थोड़ा तो एफर्ट डालने पड़ेंगे ना, खाली पीली में तो कुछ भी होने से रहा। ठीक है, गोल होता है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। ऑफ कोर्स पीपल नीड टू बी असिस्टेड इन लर्निंग हाउ टू कोप अप विद सिचुएशंस। गोल रियलाइजेशन, फुलफिलमेंट, ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन। मोस्टली ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच हमारे दोस्त एज अ काउंसलर इसमें हमारी हेल्प करते हैं। जब कभी कभी कोई किसी को बताता है कि भाई तू ये गलत कर रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए, तेरे को पता भी नहीं, तू सही कर लेगा, मुझे पता है तू कर लेगा। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं मोस्टली वो एज अ काउंसलर इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। ठीक है, परसेप्शन बाय बिकमिंग मोर रियलिस्टिक इन देयर परसेप्शंस, परफेक्शन। इस थ्योरी का एम होता है मोर कॉन्फिडेंट, मोर सेल्फ डायरेक्टेड, मोर पॉजिटिवली वैल्यूड बाय देमसेल्फ एंड लेस लाइकली टू बी अपसेट बाय स्ट्रेस, हेल्दियर, इंटीग्रेटेड, वेल फंक्शनिंग पर्सन। हमारा इस थ्योरी अप्रोच का बेसिक काउंसलर एज अ काउंसलर हमारा एम यही होगा कि हम जो क्लाइंट है उसको ये बताएं कि भाई बहुत कैपेसिटी तेरे में, कर सकता है तू, बस हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, टेक्निक्स क्या होती हैं? काउंसलर शुड डिस्प्ले ओपननेस, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, इंडिपेंडेंस, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटीमेसी। ओपन रहो, वो जो भी बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, एम्पैथेटिक रहो, जो भी वो बोल रहा है उसको फील करो, उसको इंडिपेंडेंस दो पूरी, ऐसे नहीं कि भाई चल 5 या 6 बज गए, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, बाय। स्पॉन्टेनिटी रखो, उसके साथ में रहो, जो भी वो बोल रहा है उससे एग्री करो और उसको ऑन द स्पॉट अगर कुछ उसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, एक्सेप्ट करो वो जो भी कह रहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दो। और इंटीमेसी का मतलब है कि उसके साथ में ऐसा रिलेशनशिप बना के रखो कि जो क्लाइंट है वो खुलने के लिए आपसे खुलने के लिए मतलब अपनी तरफ से भी हामी भरे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज उसने आपको 500 रुपये दे रखे हैं तो आपको उसको उसका सेशन ले रहे हो बस आप। प्राइमरी टेक्निक्स होती हैं इसमें, कितनी टेक्निक्स है? 1 2 3, ठीक है। प्राइमरी टेक्निक पहली है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स,
एक्सेप्ट द क्लाइंट एज अनकंडीशनली या नॉन जजमेंटली, फ्री टू एक्सप्लोर, क्लाइंट फ्री है जो फील करता है वो बताने के लिए, ठीक है। सेकंड इज एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, क्लाइंट ध्यान से काउंसलर ध्यान से समझेगा क्लाइंट के थॉट्स और फीलिंग्स एंड क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, काउंसलर सेज क्लाइंट इज एक्सेप्टेड। ओके, अगर काउंसलर कहता है कि जो क्लाइंट है भाई तेरे को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो जो क्लाइंट है वो अपनी बातें अच्छे से काउंसलर को बताएगा। थर्ड इज कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब काउंसलर ऑथेंटिक और जेन्यून और ट्रांसपेरेंट होगा क्लाइंट के लिए, नो अथॉरिटी या फिर हिडन नॉलेज, क्लाइंट डज नॉट हैव टू स्पेकुलेट अबाउट काउंसलर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी क्लाइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ छुपा के रखेगा काउंसलर, जो भी काउंसलर को सब बातें समझ आएंगी वो सारा का सारा क्लाइंट से शेयर करेगा ताकि क्लाइंट का ट्रस्ट बना रहे। इसके बाद हम बात करते हैं रॉजर्स ने जो हम बोला था, उन्होंने मेंशन करे थे 6 कोर कंडीशंस फॉर पर्सनैलिटी चेंज। सबसे पहला है 2 पर्सन्स आर इन साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट, इसका मतलब कि अगर कोई 2 बंदे आपस में कॉन्टैक्ट में हैं साइकोलॉजिकली, मतलब कि बात समझ पा रहे हैं, तो इसमें जो पर्सनैलिटी चेंज है वो पॉसिबल हो सकता है अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करे। सेकेंड इज द क्लाइंट इज इन अ स्टेट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि अगर क्लाइंट काउंसलर के साथ में ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसको सारी तरीके से सच्चाई नहीं बता रहा है, झूठ बोलने पे लगा हुआ है, तो मुश्किल हो सकती है। थर्ड इज द काउंसलर इज कॉन्ग्रुएंट एंड इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, अगर जो काउंसलर है वो ट्रांसपेरेंट है और जेन्युइन है अपने काम में और जो भी वो उसको बता रहा है लॉजिकल गोल्स बता रहा है, तो इसमें हमको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज द काउंसलर एक्सपीरियंसेस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द क्लाइंट, अगर काउंसलर को क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स मिलते हैं तो ये हेल्प करेगा जो क्लाइंट है उसकी पर्सनैलिटी चेंज करने में। द काउंसलर एक्सपीरियंसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद है द कम्युनिकेशन ऑफ एम्पैथेटिक एंड पॉजिटिव रिगार्ड इज अचीव्ड, वही मतलब 5 साइड अगर काउंसलर अपने काम के लिए ट्रूथफुल है और क्लाइंट को अच्छे से रिगार्ड कर रहा है, उसको रिन्फोर्स दे रहा है, पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट्स दे रहा है उसको, और फेथफुल है और जेन्यून और ट्रांसपेरेंट है क्लाइंट के साथ में, और वहीं अगर क्लाइंट भी सेम यही सब चीज़ें कर रहा है, तो ये सारे जो 6 कोर कंडीशंस है पर्सनालिटी चेंज के लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें से अगर कुछ भी मिसिंग होता है तो उसमें उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथड्स दैट हेल्प प्रमोट द काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप इंक्लूड एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग, वही अगर आपस में ढंग से बात कर रहे हैं तो बेटर रहेगा दोनों के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, जितना ज़्यादा बताओगे उतना ज़्यादा वोकल रहोगे और क्लियर रहेंगी बातें। क्लैरिफिकेशन, समराइजेशन, कन्फ्रंटेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, जर्नल और ओपन लीड्स दैट हेल्प क्लाइंट सेल्फ एक्सप्लोर, बेसिकली वही करना है काउंसलर एज अ काउंसलर आपको कि जो क्लाइंट है उसको स्पेस देना है खुलने के लिए। और अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि जो क्लाइंट है वो खुलने में शर्मा रहा है या फिर उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो इंट्रोवर्ट टाइप है, तो वहाँ पे जो काउंसलर है वो थोड़ा खुलने की कोशिश कर सकता है कि पहल कर सकता है कि चल थोड़ा मैं बताता हूँ, तो थोड़ा फिर धीरे धीरे तुम भी अपने बारे में बताना, या फिर तुम हाँ ना भी कर सकते हो। और कुछ इनिशियल स्टेजेस या सेशंस के बाद में जो क्लाइंट है उसको हेल्प मिलेगी ढंग से खुलने में। तो ये हमारा ही हो गया पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जिस्टेंशियल अप्रोच बताऊंगी और जिस्टाल्ट अप्रोच, और उसके बाद लास्ट है आपकी रैशनल इमोटिव थेरेपी एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीडियो देखना कल। बाय।